वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर विकृति, जिसे मैंने आपको बताया कि जॉन टेलर ने मुख्यतः ईजी ऑर्बिटल्स पर जोर दिया और उसने कहा कि यदि ईजी ऑर्बिटल्स असममित रूप से भरे हुए हैं, उनमें समान इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उस समय क्या होगा कि वे कक्षक जिनमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें और लिगेंड के बीच में प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा। उस प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए उस ऑर्बिटल से संबंधित बॉन्ड अपने आकार को लंबा कर लेते हैं या बॉन्ड की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिससे मेटल और लिगेंड के बीच का प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है और कॉम्प्लेक्स स्थायी हो जाता है। इसका मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स को स्थायित्व प्रदान करने वाला कॉन्सेप्ट है, ना कि उसे अस्थायी करने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने सामने 3 तरह के एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है हाई स्पिन Cr सेकेंड व Mn थर्ड कॉम्प्लेक्स। सेकेंड एग्जाम्पल है लो स्पिन Ni थर्ड कॉम्प्लेक्स और तीसरा है Cu सेकेंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स कौन से कॉम्प्लेक्स है। तो Cr सेकेंड की बात की जाए तो यह D4 कॉम्प्लेक्स है और Mn थर्ड भी कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D4 कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन Ni सेकेंड, Ni का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 28। थर्ड लिख रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन S के निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D का, इसलिए कौन सा कॉम्प्लेक्स, D7 कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, D7 कॉम्प्लेक्स। और Cu सेकेंड है आपका D9 कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D9 कॉम्प्लेक्स। यदि इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो देखिए, हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लोअर एनर्जी पर T2g ऑर्बिटल, हायर एनर्जी पर Eg ऑर्बिटल होते हैं। D4 कॉम्प्लेक्स की बात की जाए हाई स्पिन है, इस वजह से 3 इलेक्ट्रॉन तो T2g में भराए जाएंगे और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वह हाई एनर्जी के Eg ऑर्बिटल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लो स्पिन Ni थर्ड कॉम्प्लेक्स की। किसकी, लो स्पिन Ni थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये है D7 कॉम्प्लेक्स। चूंकि यह लो स्पिन है, इस वजह से T2g में 3 इलेक्ट्रॉन आने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है और T2g में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। किसमें, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब हम बात करते हैं Cu थर्ड सेकेंड कॉम्प्लेक्स की, जो है आपका D9 कॉम्प्लेक्स। और हम जानते हैं D9 के लिए चाहे हाई स्पिन की बात करो और चाहे लो स्पिन की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इस वजह से हम इसके लिए हाई स्पिन और लो स्पिन की बात नहीं करते। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2g 6 और Eg3। यदि इसमें Eg ऑर्बिटल्स को भरा जाए, तीनों में ये मैंने 2-2 Eg ऑर्बिटल्स बना दिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों ही कॉम्प्लेक्सेज में, तीनों ही टाइप के जो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इन तीनों ही टाइप के कॉम्प्लेक्सेज में Eg ऑर्बिटल्स के dx² y² और dz² ऑर्बिटल्स में समान इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे। पहले कॉम्प्लेक्स में एक ऑर्बिटल्स में तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका मतलब समान तो नहीं है। सेम सेकंड में, थर्ड में देखा जाए तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। और जॉन टेलर ने क्या कहा कि जब दोनों ऑर्बिटल्स में समान इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो कौन सा डिस्टॉर्शन पाया जाता है, तो पाया जाता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कौन सा डिस्टॉर्शन पाया जाता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और इन्होंने कहा कि जिन कक्षकों में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान के चलो ये कक्षक है, इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आने वाला जो लिगेंड है वह इसी कक्षक पर क्या लगाएगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिससे इस कक्षक से संबंधित बॉन्ड अपने आकार को क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं Cu सेकेंड कॉम्प्लेक्स की। कौन से कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं Cu सेकेंड कॉम्प्लेक्स की। Cu सेकेंड कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। देखिए Cu सेकेंड कौन सा कॉम्प्लेक्स, D9 कॉम्प्लेक्स। ये समान ऊर्जा के 5 d ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz² हाई एनर्जी पर Eg ऑर्बिटल्स और
लोअर एनर्जी पर T2g ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स? लोअर एनर्जी पर T2g ऑर्बिटल्स और हाई एनर्जी पर Eg ऑर्बिटल्स। ठीक है, D9 कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से ये 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 8 9 ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स या धातु आयन के लिए D9। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भर दिया अपन ने 9 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका? T2g6 और Eg3। ठीक है, जैसे माना कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं यह dz² ऑर्बिटल है और जो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वह है dx² y² ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए इन सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की समान पॉसिबिलिटी रहती है। यदि मान के चलो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता तो ऐसा नहीं है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन dz² में ही पाया जाए या dx² y² में ही पाया जाए। ठीक है, हम यहाँ पर मान रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन dz² में पाए जा रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन किस में पाया जा रहा है? dx² y² ऑर्बिटल्स में पाया जा रहा है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहता क्या है कि वे ऑर्बिटल्स जिनमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं आने वाले लिगेंड उन ऑर्बिटल्स पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, अधिक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिस वजह से इनसे संबंधित बॉन्ड क्या हो जाते हैं? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं और शेष बॉन्ड उन बॉन्ड की तुलना में छोटे रह जाते हैं और ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं कंप्रेस्ड बॉन्ड, मतलब छोटे बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने क्या माना हुआ है यहाँ पर कि dz² में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है कुछ इस प्रकार की कि यहाँ मध्य में पाई जाती है मेटल, चारों तरफ पाए जाते हैं लिगेंड। ये 4 लिगेंड पाए जा रहे हैं, 2 लिगेंड पाए जा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर 1 लिगेंड ऊपर 1 लिगेंड नीचे। ये क्या है अपना D9 कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन ने क्या बना दी? ज्यामिति बना दी, ज्योमेट्री बना दी। अब बात आती है कि यहाँ पर dz² में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स या लिगेंड हैं वो dz² पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। इसलिए z एक्सिस से संबंधित बॉन्ड अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे मेटल और लिगेंड के मध्य में प्रतिकर्षण बल क्या हो जाए? कम हो जाए। मेटल और लिगेंड के मध्य में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा। इस वजह से कॉम्प्लेक्स क्या कर जाएगा? स्टेबलाइज कर जाएगा या कॉम्प्लेक्स स्थायी हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्थायित्व प्रदान करने वाला कॉन्सेप्ट है, ना कि कॉम्प्लेक्स को अस्थायी करने वाला। ठीक है, ये किसकी बात हुई? dz² के केस में। जैसे माना कि ये आपका वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इधर मेटल, यहाँ पर 4 लिगेंड, 1 लिगेंड ऊपर और 1 लिगेंड नीचे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अब की बार पाए जा रहे हैं dx² y² ऑर्बिटल में। जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो पाए जा रहे हैं dx² y² ऑर्बिटल्स में। अब जो आने वाले लिगेंड हैं वे आने वाले लिगेंड dx² y² ऑर्बिटल्स पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन dx² y² में पाए जा रहे हैं। dx² y² पर जब ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो वे ऑर्बिटल्स जो x और y एक्सिस से संबंधित है या वे लिगेंड जो x और y एक्सिस से संबंधित हैं वे अपने आकार को क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं, एलोंगेटेड कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 बॉन्ड तो हो जाएंगे बड़े। कहने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होगा? 4 बॉन्ड तो क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। किस प्रकार से? L लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ये जो पाए जा रहे हैं 4 बॉन्ड तो क्या हो गए? बड़े हो गए और 2 बॉन्ड कैसे रह गए? आकार में छोटे रह गए। ये कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? 4 बॉन्ड एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब बड़े हो गए, और 2 बॉन्ड्स आर कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब क्या हो गया? छोटे रह गए। वहां पर क्या हुआ था? 2 बॉन्ड आर एलोंगेटेड और 4 बॉन्ड आर कंप्रेस्ड। ठीक है, ये था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो कि
आपके कॉन्सेप्ट में इसी बार जोड़ा गया है। इस साल से पहले आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये टॉपिक नहीं था, यह नया टॉपिक इसी बार से जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इजी सा मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन Cu+2 octahedral complex 2 bonds are elongated and 4 bonds are compressed, then unpaired electron is फाउंड इन, ऑप्शन दिए गए हैं dx² y² ऑर्बिटल्स, dz² ऑर्बिटल्स, dxy और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक Cu2+ अष्टफलकीय संकुल है। उस अष्टफलकीय संकुल में 2 बॉन्ड बड़े हो रहे हैं, 4 बॉन्ड छोटे हो रहे हैं। तो हमें बताना है कि उस अष्टफलकीय संकुल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, वो कौन से कॉम्प्लेक्स में पाया जा रहा है या कौन से ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, ये हमको देखना है। सिंपल सा है, क्योंकि Cu2+ कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D9 कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल Cg ऑर्बिटल्स, माना ये dz², ये dx² y²। ठीक है, इसने क्या बोला है कि 2 बॉन्ड एलोंगेटेड हो रहे हैं। अब 2 बॉन्ड जब एलोंगेटेड हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 2 बॉन्ड्स पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा लग रहा है। ठीक है, 2 बॉन्ड्स किससे रिलेटेड है, dz² है dx² y², dz²। इसका मतलब dz² में अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, dz² में अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और हम जानते हैं Eg में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 तो dz² में आ जाएंगे और 1 dx² y² में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पाया जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा dx² y² ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, वापस से समझिए, क्वेश्चन में बोला है इसने 2 बॉन्ड एलोंगेटेड हो रहे हैं, 2 बॉन्ड से संबंधित आपका जो ऑर्बिटल है वो dz² और 4 बॉन्ड से संबंधित ऑर्बिटल dx² y²। क्योंकि इसमें x और y 2 एक्सिस आ रहे हैं, इसमें केवल एक एक्सिस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब क्या हो रहा है, 2 बॉन्ड एलोंगेटेड हो रहे हैं, इसका मतलब dz² ऑर्बिटल से संबंधित बात है। इसका मतलब इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसी वजह से वह एलोंगेटेड हो रहे हैं। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन dz² में आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन dx² y² में आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है dx² y² ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और देखिए कि यदि Eg ऑर्बिटल असममित रूप से भरे हुए हैं, अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, तो वहां पर क्या होगा, सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। क्या होगा, सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब ये सिग्निफिकेंट की हिंदी क्या है वो थोड़ा मेरे को याद नहीं है, आप देख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, यदि Eg ऑर्बिटल्स असममित रूप से भरे हुए हैं, अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, तो वहां पर होगा सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कि वहां पर रियल में ही क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन यदि T2g ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, तो वहां पर नॉन सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। नॉन सिग्निफिकेंट से मतलब है कि इसकी तुलना में बहुत कम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, और होगा तो थोड़ा बहुत, बॉन्ड का आकार थोड़ा बहुत बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि Eg एंड T2g दोनों ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड हैं,
सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से भरे हुए हैं, इसका मतलब वहां पर कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। JTD का मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है। यदि EG ऑर्बिटल असममित रूप से भरे हुए हैं तो सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यदि T2G ऑर्बिटल असममित रूप से भरे हुए हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और यदि EG और T2G दोनों सममित रूप से भरे हुए हैं, सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, तो वहां पर कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है। अब इस चीज को हम देखते हैं D1 से लेकर D10 कॉम्प्लेक्स तक कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दर्शाएगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स नॉन सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दर्शाएगा। ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं D1 कॉम्प्लेक्स, D2 कॉम्प्लेक्स, D3 कॉम्प्लेक्स, D4 कॉम्प्लेक्स। और हम जानते हैं D4, D5, D6 और D7, इसमें दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन और D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इससे आगे अपन देखेंगे। D1 कॉम्प्लेक्स के लिए बात की जाए, इलेक्ट्रॉन आएगा T2G ऑर्बिटल्स में। मैंने अभी बताया कि जब T2G ऑर्बिटल्स की असममित रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उस समय पे होगा नॉन सिग्निफिकेंट JTD से मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, NS का मतलब नॉन सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। यदि दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इस समय भी T2G में असममित इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। D3 के लिए बात की जाए तो T2G ऑर्बिटल सममित रूप से भरे हुए हैं, तीनों में बराबर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। जब ऑर्बिटल सममित रूप से भरे हुए होते हैं तो वहां पर होता है नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं। ठीक है। इसके बाद D4 हाई स्पिन की बात की जाए, ये हो गई EG ऑर्बिटल्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। EG ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब जब EG की बात आ जाए तो वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या हो गया, सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया। अब हम बात करें D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की। लो स्पिन से मतलब ये ऑर्बिटल्स यहीं युग्मित हो जाए। ठीक है। तो इस समय क्या होगा, ये असममित रूप से T2G ऑर्बिटल भरे हुए हैं, इसका मतलब नॉन सिग्निफिकेंट JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। D5 हाई स्पिन की बात की जाए तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये सममित रूप से भरे हुए कक्षक हैं, इसलिए क्या होगा, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं D5 लो स्पिन की। लो स्पिन में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित हो जाएंगे, लेकिन एक कक्षक तो अभी भी असममित रूप से भरा हुआ है, इसका मतलब जब T2G की बात हो रही है तो नॉन सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये बात हो गई D5 तक। D6 हाई स्पिन, D6 लो स्पिन, D7 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन, D8 और D9, क्योंकि इनके लिए हाई स्पिन लो स्पिन होता ही नहीं है। D6 हाई स्पिन की बात की जाए तो आने वाला जो छठवां इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएगा। T2G ऑर्बिटल असममित रूप से भरे हुए हैं, EG सममित रूप से भरे हुए हैं। जब T2G ऑर्बिटल असममित रूप से भरे होते हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें हम D6 लो स्पिन के लिए। D6 लो स्पिन में ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर युग्मित हो जाएंगे। T2G ऑर्बिटल सममित रूप से भरे हुए हैं और ये भी सममित है क्योंकि किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, इसका मतलब यहाँ पर नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं। ठीक है। D7 हाई स्पिन की बात करें तो D7 हाई स्पिन में क्या होगा, देखिए 1 2 3 5 6 7, तो D7 हाई स्पिन ये है। D7 हाई स्पिन की जब बात हो रही है तो यहाँ पर T2G ऑर्बिटल असममित रूप से भरे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और जब आप D7 लो स्पिन की बात करोगे तो ये EG ऑर्बिटल्स बराबर भरे रहेंगे, T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स में क्या होगा, असममित रूप से भरे हुए रहेंगे, इसलिए ये होगा सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या होगा, सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है।
इसके बाद बात की जाए D8 कॉम्प्लेक्स की, तो ये D8 कॉम्प्लेक्स है, इसमें T2g ऑर्बिटल भी समान रूप से भरे हुए हैं और Eg ऑर्बिटल भी समान रूप से भरे हुए हैं, इसलिए क्या होगा ये नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा क्योंकि कक्षक समान रूप से भरे हुए हैं। D9 के लिए बात करें तो D9 का तो अपन ने अभी एग्जाम्पल देखा ही है, ये क्या होगा सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। क्या होगा सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। यहाँ समाप्त होता है आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, यदि Eg ऑर्बिटल असममित रूप से भरे हुए तो सिग्निफिकेंट, T2g ऑर्बिटल असममित रूप से भरे हुए तो नॉन सिग्निफिकेंट, और यदि सममित रूप से भरे हुए कक्षक हैं तो वहाँ पर क्या होगा आपका कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक इस क्लास का और इस चैप्टर का, आपकी फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर आज समाप्त कर रहे हैं हम। लास्ट टॉपिक कौन सा है, लिमिटेशंस ऑफ CFT, लिमिटेशंस ऑफ CFT या CFT की कमियां। सबसे पहली कमी क्या हुई कि CFT जो है यह केवल और केवल d ऑर्बिटल्स के लिए बात करती है। CFT में केवल बात की जाती है d ऑर्बिटल्स के लिए, जबकि हम जानते हैं जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहाँ पर s व p ऑर्बिटल्स भी साथ में होते हैं। ठीक है, पहली कमी तो क्या है कि CFT केवल बात करती है d ऑर्बिटल्स के लिए, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो s और p ऑर्बिटल्स भी साथ में होते हैं। ये इसकी क्या हो गई, एक कमी हो गई। दूसरी कमी क्या हो गई कि ये जो CFT है यह नहीं बता पाती कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल लिगेंड है और कौन सा लिगेंड दुर्बल लिगेंड है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम डेली तो हमने अभी 2 दिन पहले ही देखा है CFT के अंदर कि दुर्बल लिगेंड कौन सा है, प्रबल लिगेंड कौन सा है, लेकिन क्या उसने कोई कारण बताया कि ये प्रबल लिगेंड क्यों है, ये दुर्बल लिगेंड क्यों है, ऐसा कुछ कारण नहीं बताया। इसलिए हम कह सकते हैं कि CFT यह नहीं बता पाती कि कौन सा लिगेंड प्रबल लिगेंड है और कौन सा लिगेंड दुर्बल लिगेंड है। उसने यह भी नहीं बताया कि H2O OH- से दुर्बल क्यों है। जो H2O लिगेंड है वह OH- लिगेंड से दुर्बल लिगेंड क्यों है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन CFT के पास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए और सबसे मेन कमी कि CFT कहती है मेटल और लिगेंड के बीच में पाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, या जैसे अपन बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। जबकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में आयनिक के साथ साथ सह संयोजक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, सह संयोजक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। जब अपन ने BBT पढ़ी थी तो आपको बताया था कि BBT ने बोला कि बॉन्ड पाया जाता है मेटल लिगेंड के मध्य में कोवेलेंट सहसंयोजक बॉन्ड, और CFT ने कहा इसमें पाया जाता है आयनिक बॉन्ड। तो ना तो BBT पूरी तरह से सही थी और ना ही CFT पूरी तरह से सही है, क्योंकि उसने आयनिक के साथ सहसंयोजक नहीं बताया, उसने केवल बताया आयनिक बॉन्ड, जबकि आयनिक के साथ साथ सहसंयोजक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। यदि हम बात करें ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यदि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए, तो इसके द्वारा पता लगाया गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 70% तो आयोनिक कैरेक्टर पाया जाता है और लगभग 30% पाया जाता है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में सह संयोजक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो CFT है यह अलग अलग बॉन्ड के लिए बंध सामर्थ्य नहीं बता पाती। यह नहीं बता पाता कि कौन सा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और कौन सा बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ये CFT नहीं बता पाता। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस और लिमिटेशंस ऑफ द CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना कि जिसमें
असममित रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट। कब? जब Eg ऑर्बिटल से असममित भरे हुए हैं। यदि T2g असममित भरे हुए तो नॉन सिग्निफिकेंट, और यदि सममित रूप से भरे हुए ऑर्बिटल है तो वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है। Eg ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स में अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उससे संबंधित बॉन्ड क्या हो जाएंगे? एलोंगेटेड हो जाएंगे, आकार में बड़े हो जाएंगे, और शेष बॉन्ड उसकी तुलना में छोटे रह जाएंगे या कंप्रेस रह जाएंगे। हमने एक क्वेश्चन भी किया था Cu2+ आयन, जिसमें 2 बॉन्ड एलोंगेटेड होते हैं, 4 बॉन्ड कंप्रेस होते हैं। तो बताइए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में पाया जाएगा? तो हम जानते हैं जब 2 बॉन्ड एलोंगेटेड हो रहे हैं इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं dz² में। dz² से संबंधित बॉन्ड कौन से हैं? z एक्सिस वाले बॉन्ड, केवल 2 बॉन्ड। इस वजह से dz² में 2 ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और dx²y² में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। क्वेश्चन ने कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है? तो हम जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है किसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है dx²y² ऑर्बिटल्स में। ठीक है। अब ये हुआ आपका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट। कल की क्लास से या कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का लेक्चर सेकंड, क्योंकि आपकी यूनिट फर्स्ट में 2 लेक्चर हैं। आपकी 3 यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से संबंधित हैं। यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ है आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक, जो भी लगभग कोऑर्डिनेशन से संबंधित ही है। ठीक है। ठीक है। तो अपन चैप्टर सेकंड को कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन को चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ना है मोस्टली, और थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण हम देख भी चुके हैं कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो यौगिक होगा अनुचुंबकीय, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे तो यौगिक होगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है। तो ये चैप्टर आज समाप्त होता है। कल की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।